मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी समय से एक मांग रही हमारे TRE4 के साथियों का कि कुछ नोट्स के बारे में बताया जाए, सॉल्व कराया जाए। तो नोट्स के बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। डॉक्टर बेनीवाल सर का जो नोट्स है कलम पब्लिकेशन का, वो सबसे बेटर है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में। जो भी आप परीक्षाएं देंगे इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो खाली समय था तो ये हुआ कि थोड़ा सा इस पब्लिक जो नोट्स है इसको थोड़ा सा वाचन किया जाए। तो इसकी शुरुआत आज से की जाएगी। हालांकि इस नोट्स के कई पार्ट हैं, तो हमने वेस्टर्न थिंकर्स लिया है। वेस्टर्न थिंकर्स में हम सबसे पहले कन्फ्यूशियस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस के जानने के बारे में जो सबसे संक्षिप्त परिचय वही है, वो चीन का दार्शनिक था। और अच्छी चीज़ है कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ हम लोग चीन से ही इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कन्फ्यूशियस का जो कालक्रम माना जाता है 551 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व तक है। इनके जीवन परिचय के बारे में यदि जाना जाए तो कन्फ्यूशियस चीन का एक महान दार्शनिक, विचारक और शिक्षक था। वह आज के चीन के शाटुंग राज्य के लू नगर के ताओत्सुन ग्राम में पैदा हुआ। यानी कहाँ पे पैदा हुआ? लू नगर के, चीन के शाटुंग राज्य के लू नगर के ताओत्सो ग्राम में पैदा हुआ। इसका वास्तविक नाम कांडुचू था, और इसके अनुयायी इसे कुंड फुत्से कहा करते थे, जिसका तात्पर्य होता है महान गुरु। यानी कुंड फुत्से का क्या मतलब होता है? महान गुरु। इसको आप कभी नोट भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट बना के कि कुंड फुत्से का मतलब होता है महान गुरु। कुंड फुत्से का मतलब होता है महान गुरु। असाधारण प्रतिभा का धनी कन्फ्यूशियस 23 वर्ष की उम्र तक आते आते गुरु कहलाने लगा। वह अपने शिष्यों के साथ शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, दर्शन आदि अनेक विषयों पर चर्चा वो विचार विमर्श करने लगा। कन्फ्यूशियस कहा करता था, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। मुझे आत्मा या महादानी कहलाने की आकांक्षा नहीं है। मैं तो अध्ययन से कभी संतुष्ट न होने वाला एक विद्यार्थी तथा अध्यापन से कभी न थकने वाला शिक्षक हूँ। इसकी जो कोटेशन है, जो लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट करके पढ़िएगा। और हम लोग शिक्षक लाइन की तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन ही बन जाती है आज के वर्तमान परिवेश में। थोड़ा सा आज का तो सिद्धांत ही हलकत गगरी छलकत जाए, तो वो सिद्धांत से परे मैं मानता हूँ कि अगर किसी के मन में ऐसी धारणा हो कि हलकत गगरी छलकत जाए वाली, तो वो कन्फ्यूशियस को इस कोटेशन को जरूर पढ़े। इन्होंने कहा कि मुझे महात्मा या महादानी कहलाने की कोई आकांक्षा नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि मुझे महात्मा या महादानी मत कहिए, मैं तो अध्ययन से कभी संतुष्ट ना होने वाला एक विद्यार्थी हूँ। यानी शिक्षा का नियम भी यही है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो वो चीज़ें ये बहुत पहले इन्होंने कह दिया था, ईसा पूर्व चीज़ें इन्होंने कहा था। फिर उन्होंने आगे कहा और ना ही अध्यापन से कभी थकने वाला शिक्षक हूँ। आज वर्तमान में हमारे जो काफ़ी स्टाफ की बातें हैं तो मैं ज़्यादा मिशन नहीं कहूँगा, लेकिन यही है कि कुछ जो हमारे गुरुजन, हमारे जो साथी शिक्षा देने से कतराते हैं, उनके लिए तो लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अध्यापन से कभी ना थकने वाला शिक्षक हूँ। चलिए आगे देखते हैं। कन्फ्यूशियस भी प्लेटो की तरह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। देखिए, आदर्श राज्य के बारे में जब भी कोई चीज़ें निकल के आती हैं तो दो चीज़ें निकलती। जैसे हम आदर्श राज्य देखते हैं तो सबसे मन में हमारे जो प्लेटो गुजरने लगता है। लेकिन देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण लाइन है कि कन्फ्यूशियस भी प्लेटो की तरह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था जो कि लोक कल्याण व न्याय पर आधारित हो। उसने श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन के 3 तत्वों को संयोग बताया जो बाद में चीनी संस्कृति के आधारभूत तत्व बने। वो तत्व कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला जो तत्व है हमारा जैन, अर्थात लोक कल्याण। देखिए, चीनी भाषा का शब्द है जैन, मतलब क्या होता है? लोक कल्याण होता है। ई औचित्य, ई का मतलब होता है औचित्य, ली का मतलब होता है अनुष्ठान। तीनों जो वर्ड हैं हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, आगे हम कन्फ्यूशियस की रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं, कई रचनाएं हैं। थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय जो भी नोट्स में दिया गया है उसको देखने का प्रयास करते हैं। पहली जो रचना इनकी थी सुचिड, इसको एनालेक्ट्स यानी विविध प्रसंग के विभिन्न प्रसंग, इसका मतलब होता है विभिन्न प्रसंग। थोड़ा सा चीनी शब्द है तो उच्चारण में थोड़ी सी असुविधा हो रही है। इसमें क्या है? यह ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है जिसने राजवंश के वृत्तांतों और नैतिकता के उपदेश हैं। यानी जो सूचित इनका जो रचना है इसमें क्या है? ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है, पहली बात। दूसरी बात है इसमें राजवंशों के वृत्तांत और नैतिकता का उपदेश है। इसी पुस्तक में उसकी महान योजना अर्थात आदर्श व्यवस्था का वर्णन है। जैसे प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसमें आदर्श राज्य का वर्णन हो, कौन सा है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक है ना। ठीक उसी प्रकार से जो सुचिड है इसमें जो है आदर्श व्यवस्था यानी आदर्श राज्य का वर्णन है। दूसरी इनकी पुस्तक है सीचिड। सीचिड का मतलब होता है गीत संग्रह, इसमें संगीत का जो एक संकलन है। अगला इनका ईचिड, ईचिड में ज्योतिष है। छून
व छऊ, इसमें बसंत व शरद काल का इतिहास है। चुन व छऊ में क्या है? बसंत व शरद काल का इतिहास है। इनकी अन्य पुस्तकें जानते हैं कौन सी हैं? अन्य पुस्तकों में इनका है तासीमो। तासीमो का तात्पर्य है महान शिक्षा। यह पुस्तक कन्फ्यूशियस के शिष्य सांग द्वारा रचित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये उनकी अन्य पुस्तकों में तासमो है। तासमो जो है, तासमो में क्या है? पहली बात महान शिक्षा है। महान शिक्षा की जो पुस्तक है कन्फ्यूशियस ने नहीं लिखा है, इसे कुछ किसने लिखा है? सांग ने लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला है इनका स्वर्णिम मार्ग, मतलब कन्फ्यूशियस के पौत्र के द्वारा रचित इस पुस्तक में मध्यम मार्ग को उत्तम मार्ग बताया गया है। यानी मध्यम मार्ग की चर्चा हम देखते हैं कि हमारे तमाम जो आने वाले बाद में धर्म ग्रंथ है, जैसे जैन हो गए या बौद्ध हो गए, तो ये जो मध्यम मार्ग की चर्चा की गई है, इसको जो है इनके जो पौत्र थे इन्होंने इसकी रचना किया है स्वर्णिम मार्ग की, और इसको उत्तम मार्ग बताया है। ठीक, आगे देखते हैं। राज्य के दैवी उत्पत्ति, यानी जो कन्फ्यूशियस का राजनीतिक विचारक की तरफ बढ़ते हैं, तो पहला इनका है कि राज्य के दैवी उत्पत्ति। यानी हम इससे पहले भी वीडियो में आपको बताए थे कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो देखिए कन्फ्यूशियस राजतंत्रवाद सामंतवाद का समर्थक था। इसके अनुसार 3 सर्वोच्च शक्तियाँ हैं, पहली ईश्वर, दूसरा राज तथा जनता। इसने कहा कि 3 शक्तियाँ हैं, पहला है गॉड, तो पहली शक्ति कौन है? गॉड मतलब भगवान। ठीक, दूसरा है राज मतलब स्टेट, तीसरा है जनता मतलब पीपल। इस राजा ईश्वर द्वारा बनाए गए कानूनों को जनता पर लागू करता है। यानी यह दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के तरफ जाता है, क्योंकि इसका जो कोटेशन है यहाँ पे ये वाला कि राजा ईश्वर द्वारा बनाए गए कानूनों को जनता पर लागू करता है। यानी राजा जो है स्वयं कानून का निर्माण नहीं करता, कानून का निर्माण कौन करता है? ईश्वर करते हैं। और वह राजा क्या करता है? राजा उस कानून को जनता पर लागू करता है। आगे देखते हैं। कन्फ्यूशियस निरंकुश राजतंत्र का समर्थक नहीं था, वह शोषणकारी, सामंतवादी व अत्याचारी निरंकुश तंत्र का विरोधी था। यानी यहाँ पे आपको कन्फ्यूशियस देखेंगे तो भारतीय राजनीति में देखें तो किसकी तरफ जाता है? कौटिल्य की तरफ जाता है। ठीक, कौटिल्य भी राजतंत्र के समर्थक थे, लेकिन वो भी जो है निरंकुश राजतंत्र के समर्थक नहीं थे। अन्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था की वह आलोचना करता है और कहता है अन्यायपूर्ण शासन शेर से भी भयानक होता है। अन्यायपूर्ण जो शासन हो किससे भयानक होता है? शेर से भी भयानक होता है। वह शासन के बारे में देखिए इतनी बड़ी बात करता है, जैसे प्राचीन काल में का विचारक ये है, तो बताता है कि जो अन्यायपूर्ण शासन है किसका? शेर से भी ज़्यादा भयानक होता है। मतलब पहले प्राचीन काल में लोग मानते थे कि शेर सबसे ज़्यादा भयानक होता है, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा भयानक कौन होता है? मानव होता है। लेकिन प्राचीन काल का जो मानव होता थोड़ा सा सभ्य था आज के मानव की अपेक्षा, तो इसलिए उसने तुलना आज के मानव से ना करके उस समय के शेर से किया है। आगे देखते हैं। वह शासकों पर परंपराओं व नैतिक मूल्यों का नियंत्रण चाहता था। कौटिल्य की तरह ही वह कहता था, अगला कोटेशन इसका है, जब राजा का आचरण उचित होगा तभी व्यवस्था ठीक होगी तथा प्रजा का आचरण भी सुधरेगा। यानी वो कहता है कि जब राजा का आचरण उचित होगा तभी व्यवस्था ठीक होगी और प्रजा का आचरण भी सुधरेगा। अर्थात वो कहता है कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसी राजा होगी वैसा प्रजा होगा। हालांकि कन्फ्यूशियस राजा को स्वर्ग का प्रतिनिधि मानता था, अर्थात राज्य की दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक था। वो राजा को क्या मानता था? हमने पहले भी बताया जस्ट कि वह जो है स्वर्ग राजा जो क्या करता है? कुछ नियम नहीं बनाता, जो ईश्वर ने जिस नियम का निर्माण किया उसी नियमों को प्रजा पर फॉलो करता है। किंतु वह दैवी सिद्धांत के अनुसार राजा की असीमित अधिकारों का समर्थक नहीं था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वह दैवी सिद्धांत के अनुसार राजा के असीमित अधिकारों का समर्थक नहीं था। मतलब जो राजतंत्र में नियम है कि जो सारी व्यवस्था हमारी है वह किसके अधीन घूमेगी? राजा के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, मतलब सारी व्यवस्था किसके इर्द गिर्द घूमेगी? राजा के इर्द गिर्द घूमेगी। तो कौटिल्य जो है इस चीज़ का कन्फ्यूशियस इस चीज़ का समर्थक नहीं था। इसी तरीके का समर्थन कौटिल्य ने भी इस चीज़ को जो है नहीं माना था। आगे है, कन्फ्यूशियस राज सिंहासन प्राप्ति का आधार वंशानुगत नहीं बल्कि गुणों को मानता था, जो कि तत्कालीन चीन में क्रांतिकारी विचार था। यानी देखिए चाहे चीन का मामला हो चाहे भारत का मामला हो, हर जगह जैसे कौटिल्य ने भी वंशानुगत, हालांकि राजतंत्र को जो भी फॉलो लोग करते हैं तो वंशानुगत को ही मानते हैं, लेकिन जो है राजा के गुणों को भी थोड़ा बहुत मान्यता दिया जाता था। उसी प्रकार से इन्होंने जो कन्फ्यूशियस थे उन्होंने भी कहा कि वंशानुगत नहीं बल्कि राजा कैसा होना चाहिए? उसके जो राजा के अंदर यदि गुण है तो ही वह राजा होना चाहिए। आगे देखते हैं। शासक केंद्रीय सत्ता का पक्षधर, तत्कालीन चीन में सामंतवाद का बोलबाला था। यानी जब कन्फ्यूशियस के समय में जो चीन था उसमें सामंतवाद का बोलबाला था। सारा देश विभिन्न प्रांतों छोटे क्षेत्रों में बटा था जो कि स्वायत्त सामंतों के नियंत्रणाधीन था। यानी उस समय का जो पूरा चीन था वो सामंतों में बटा था। और जो सामंत कहते थे स्वायत्त थे। स्वायत्त का मतलब होता है, जो स्वायत्त का जो मतलब होता है कि मतलब स्वतंत्र। स्वायत्त का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होता है, किसी के वो अधीन नहीं थे। ये सामंत शोषणकर्ता व भ्रष्ट थे।
इन पर सर्वोच्च नियंत्रण का अभाव होने के कारण ये निरंकुश व अत्याचारी थे। भाई स्वाभाविक सी बात है, जब कोई सर्वोच्च नियंत्रण, कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी जो उनको नियंत्रण करेगी, तो कैसे होंगे? निरंकुश तो होंगे ही। अतः कन्फ्यूशियस इन सामंतों पर नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था को आवश्यक मानता था, ताकि इनके निरंकुश व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके, जनता को इनकी पार्श्विक शक्तियों से संरक्षित किया जा सके। यानी कन्फ्यूशियस से मानते थे कि एक शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था जब हो जाएगी तो सामंतों का जो शोषण क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। आगे देखते हैं कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य कैसा था। आदर्श राज्य में समस्त पदाधिकारी व जनता अपने अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। आदर्श राज्य की नींव में 3 तत्व होते हैं। जैन मतलब लोक कल्याण, ई मतलब औचित्य, ली मतलब अनुष्ठान। देखिए मैं जब हम लोग प्लेटो जब चर्चा करेंगे तो प्लेटो भी हो गए, तो उन्होंने 3 प्रकार के जो गुण बताए थे। मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं। वही बात कन्फ्यूशियस भी कह रहे हैं कि जैसे हम प्लेटो का जब न्याय भी पढ़ेंगे तो प्लेटो के न्याय में भी यही था कि व्यक्ति जो है अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करे, यही न्याय है। प्लेटो ने कहा था ना कि व्यक्ति जो है न्याय क्या है, कि व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करे, वही न्याय है। तो ठीक वही बात जो है कन्फ्यूशियस भी कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म का मतलब भी यही होता है कि अपना धर्म, जो आपका धर्म है आप उसका पालन कीजिए, यही क्या है? यही न्याय है। ठीक। आदर्श राज्य के न्याय 3 तत्व होंगे। आगे देखते हैं क्या है। शासन को स्वधर्म पालन व कर्तव्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह यह प्रजा के पिता तुल्य है। यानी जो शासन है, राजा है, वो क्या उसको ऐसा होना चाहिए, वो स्वधर्म का पालन करे, अपने कर्तव्य पर विशेष ध्यान दे। देखिए अधिकारों पर ध्यान देने की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो जो है आपको अधिकारों को ध्यान देने की बात नहीं कर रहे हैं राजा को। किसको? राजा को। वो किसको कह रहे हैं? कर्तव्य पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा है ना, तो राजा जो होता है और जब प्रजा को अपने पुत्र समान मानेगा तो क्या करेगा? उनके लिए अच्छा काम करेगा। आगे उन्होंने कहा कि शासकों को 9 नियम का पालन करना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन है, 9 नियम, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे कि उन्होंने कितने प्रकार के नियम बताए? 9 प्रकार के नियम बताए। कितने प्रकार के नियम बताए? 9 प्रकार के नियम बताए हैं। ठीक। जिससे चारित्रिक विकास का प्रथम नियम है, यानी जिसमें चारित्रिक विकास का प्रथम नियम है, मतलब ये जो 9 नियम है ये चारित्रिक विकास का क्या है? प्रथम नियम है। अगर आगे देखते हैं, व्यक्ति अपने अन्यायी राजा का विरोध कर सकता है। देखिए ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति अपने अन्यायी राजा का विरोध कर सकता है, यानी ये जो कोटेशन है आपको से आप जब सामाजिक समझौता का सिद्धांत पढ़ेंगे या भारतीय दर्शन में जाएंगे तो उसको कौटिल्य को पढ़ेंगे, तो किसे हाब्स ने कहा आपके कि आपको जो है स्वरक्षा का अधिकार है। ठीक। चाणक्य भी कहते हैं कि अगर अन्यायी राजा है तो आप विरोध कर सकते हैं। तो वही बात कन्फ्यूशियस भी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने अन्यायी राजा का विरोध करने का अधिकार है। आगे उन्होंने कहा कि शासन के लिए कठोरता आवश्यक है। आगे कौटिल्य ने कहा कि शासक के लिए कठोरता आवश्यक है, जैसे को तैसा वाला न्याय आवश्यक है। देखिए थोड़ा सा प्राचीन काल में के विचारक हैं तो टिट फॉर टैट जैसे जो है, जैसे को तैसा, उन्होंने बताया कि शासक के लिए कठोरता आवश्यक है। जैसे एक शासक है, आप भी अगर कोई व्यवस्था बना रहे हैं तो जब कोई व्यवस्था बनाएंगे तो थोड़ा सा क्या होना पड़ता है? सख्त होना पड़ता है। जैसे कभी कभी टेलीग्राम की जो वगैरह में आप देखते होंगे जो ग्रुप वगैरह में, तो थोड़ा सा शक्ति होती है, इसी कारण होती है कि जो थोड़ा सा जो संचालक होता है थोड़ा सा उसको सख्त होना पड़ता है। जैसे को तैसा वाला न्याय आवश्यक है। देखिए थोड़ा सा अब वर्तमान समय में तो ये संभव नहीं है, थोड़ा सा मतलब नैतिक दृष्टि से भी सही है, लेकिन उनके समय में था कि जैसे को तैसा वाला न्याय आवश्यक है। दुष्टता का बदला दुष्टता से ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का कन्फ्यूशियस एक यथार्थवादी व व्यवहारिक है, ना कि काल्पनिक। यानी जैसे इसको लोग उस समय या आज के समय में भी यथार्थवादी या व्यवहारिक मानते हैं कि जैसे कुछ तैसा टिट फॉर टैट है। आगे देखते हैं। आदर्शवादी राज्य में परंपराओं का व अनुष्ठानों का विशेष स्थान होता है। आदर्शवादी राज्य में परंपराओं व अनुष्ठानों का विशेष स्थान होता है। इस राज्य में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था थी, यानी उसका जो आदर्श राज्य है उसमें शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? सार्वजनिक होनी चाहिए। देखिए वर्तमान समय में भी जो शिक्षा व्यवस्था, 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था आप जानते हैं, तो प्राइवेट, दूसरा है सरकारी। लेकिन उसके समय में जो सरकारी है ये क्या है? यही सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था है। शासन के कुशल संचालन के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? पर्याप्त अन्न, पर्याप्त हथियार व जनता का विश्वास। देखिए अभी जब हम राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देख रहे थे तो एक शब्द आया था, स्वाभाविक आज्ञा पालन। स्वाभाविक आज्ञा पालन जो शब्द आया था, प्रोफेसर विलोबी ने दिया था इसको। तो वही चीज़ें देखिए यहाँ पर कन्फ्यूशियस भी कहते हैं। जैसे पर्याप्त अन्न, हम जब जनसंख्या पढ़ रहे थे तो जनसंख्या में था ना अरस्तु का कोटेशन कि राज्य की जनसंख्या उतनी हो जितना भरण पोषण हो सके। क्या हो सके? भरण पोषण लोगों का हो सके। तो वही चीज़ कन्फ्यूशियस भी कहते हैं कि पर्याप्त अन्न हो। दूसरा उनका कि पर्याप्त हथियार हो, यानी आप की सुरक्षा के लिए हथियार भी आवश्यक है। और जनता का विश्वास, जो अंतिम जो लाइन है ये वाली, जनता का विश्वास, ये जो है
बहुत महत्वपूर्ण था। आज वर्तमान में जो राज्य की आवश्यकता था, जो पाँचवा माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जनता का स्वाभाविक आज्ञा पालन। जब विश्वास होगा तो आप उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। देखिए उन्होंने आगे लिखा भी है कि प्रथम दो की बजाय तीसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी जो जनता का विश्वास क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनता के विश्वास के बिना कुछ भी कायम नहीं रह सकता। बहुत जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये है कि जनता के विश्वास के बिना कुछ भी कायम नहीं रह सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। कन्फ्यूशियस श्रेणीतंत्री समाज व्यवस्था का समर्थक था। कन्फ्यूशियस कैसा समर्थक था? श्रेणीतंत्री समाज व्यवस्था का समर्थक था तथा असमानताओं को प्राकृतिक व ईश्वर प्रदत्त मानता था। यहाँ पे आप जब देखेंगे कि श्रेणीतंत्र व्यवस्था का तो समर्थक था ही था, श्रेणीतंत्र व्यवस्था का जो समर्थक था ही था, लेकिन जो सबसे ए वाली लाइन है, असमानताओं का प्राकृतिक, जो असमानता है कैसी होनी चाहिए, वो असमानता कैसी है? प्राकृतिक है, यानी प्रकृति से ही लोग समान और असमान बन के आए हैं और ईश्वर प्रदत्त है। कैसे है? जनता की देन नहीं है, समाज की देन नहीं, किसकी देन है? वह ईश्वर की देन है। किसकी देन है? ईश्वर की देन है। यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि वह किस, एक क्वेश्चन हमारा है, कमेंट में आप बताइएगा कि इस कोटेशन को वह किसके मतलब समरूप जाता है? तो यहाँ पे वो किसके समरूप जाता है? जो हमारे राजनीति शास्त्र के जन्मदाता मानते हैं अरस्तु के समरूप जाता है। और अरस्तु कहता है ना कि जो असमानता है वो जो है दास प्रथा का जब समर्थन करता है, तो जो असमानता का जो तर्क देता है वही चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूशियस भी दिए हैं। आगे है, इन्होंने परिवार व राजसत्ता में कोई अंतर नहीं किया है और कहा है कि राज्य राजा के परिवार का ही विस्तृत रूप है। यानी इन्होंने परिवार और राज्य में की सत्ता में कोई अंतर नहीं किया। जैसे परिवार से जो सत्ता होती है वही राज्य की भी सत्ता है। इन्होंने आगे बताया कि राज्य राजा के परिवार का ही एक विस्तृत रूप है। आगे इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में लेते हैं। कन्फ्यूशियस की शिक्षा योजना मतलब महान शिक्षा। कन्फ्यूशियस महान विचारक व दार्शनिक होने के साथ साथ महानतम शिक्षक भी था, जिस तरीके से प्लेटो था। उन्होंने शिक्षा संबंधी विचार उसके शिष्य सांग द्वारा रचित पुस्तक ता सीमो अर्थात महान शिक्षा में मिलते हैं। महान शिक्षा का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाना। कन्फ्यूशियस की महान शिक्षा व्यवहारिक है, यानी कि उनकी जो शिक्षा व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब होता है कि आपके जीवन यापन और जो जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उसके निदान के लिए जो शिक्षा दी जाती है वही व्यवहारिक शिक्षा होती है। जैसे आज वर्तमान में मिशन दक्ष या तमाम जो प्रोजेक्ट शिक्षा दी जा रही है उसी तरीके की शिक्षा मिलती जुलती उस समय कन्फ्यूशियस डिमांड करते थे कि ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति भावना व श्रद्धा से प्रेरित होने के बजाय बुद्धि व तर्क से प्रेरित होता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार शिक्षा समस्त व्यवस्था में सुधार का मूल आधार है। यानी देखिए शिक्षा जो होती है ये बहुत, देखिए उस समय भी शिक्षा का कितना महत्व था। कन्फ्यूशियस ने बताया कि शिक्षा समस्त व्यवस्था के सुधार का मूल आधार है। अगर आप कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई राज्य, किसी को भी आप सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए? उसकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए। ऐसा माना जाता है, मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था, यदि आप भारत में राज्य करना चाहते हैं तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को क्या कीजिए? ध्वस्त कर दीजिए। ठीक। कन्फ्यूशियस के अनुसार शिक्षा समस्त व्यवस्था में सुधार का मूल आधार है। राष्ट्र कल्याण से पहले परिवार कल्याण, परिवार कल्याण से पहले व्यक्ति कल्याण से पहले हृदय सुधार, और हृदय सुधार से पहले मस्तिष्क शुद्धि, और मस्तिष्क शुद्धि के लिए ज्ञानार्जन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कम से कम 5 बार पढ़िएगा। कन्फ्यूशियस ने कहा कि राष्ट्र कल्याण से पहले परिवार कल्याण, मतलब राष्ट्र कल्याण बाद में है, सबसे पहले परिवार का कल्याण कीजिए। परिवार कल्याण से पहले आपको व्यक्ति कल्याण करना है। ठीक। और व्यक्ति कल्याण से पहले आपको हृदय सुधार करना है, मतलब अपना हृदय में सुधार करना है, आपका जो मन है उसमें सुधार करना है, क्योंकि कहावत भी है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आगे कहा कि जब आप हृदय सुधार करने जाएंगे तो सबसे पहले अपनी मस्तिष्क शुद्धि कीजिए। मस्तिष्क शुद्धि के लिए आपको ज्ञानार्जन चाहिए, यानी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूशियस सस्ती व सार्वजनिक शिक्षा के पक्षधर थे। यानी आज जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो काफ़ी लोग, तमाम कोचिंग वाले भी, कहना तो थोड़ा सा अनुचित लग रहा है लेकिन कह देते हैं कि मतलब बहुत प्रेशराइज की है कि मिशन, लेकिन जो मेरा मुहिम था कि भाई हम भी यही मानते हैं, हम भी इस कन्फ्यूशियस के विचार से सहमत है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। आजकल के जितनी प्राइवेट विद्यालय हैं या जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग है कितना पैसा लेती हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति कैसे अध्ययन कर पाएगा? तो कन्फ्यूशियस उस समय भी इस चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं उसको जो गेसिंग था, कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ का अनुमान लगाया कि शिक्षा अगर महंगी होगी तो सार्वजनिक नहीं हो सकती। वही चीज़ उसने बताया कि यदि देखिए शिक्षा यदि महंगी है तो वह सार्वजनिक नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा अंग्रेजों के समय में भी थी लेकिन क्या थी? महंगी थी। आम जनमानस तक शिक्षा नहीं पहुंची। इसीलिए जो है हमारे फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में हर जगह जो है शिक्षा को क्या किया गया? लाया गया। क्यों? और निःशुल्क लाया गया। जैसे 6 से 8 वर्ष के बाद बालकों को जो निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान है हमारे मौलिक कर्तव्य में है, मौलिक अधिकार में भी है। क्यों? क्योंकि भाई जब महंगी रहेगी सामान्य जनमानस कहाँ तक पहुँचेगा? आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं।
शिक्षा शास्त्री और सार्वजनिक शिक्षा के पक्षधर थे। वे कुलीन वर्ग ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे। पर प्राचीन काल में या अभी से मतलब 10-20-50 साल पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी कुलीन। देखिए एक शब्द आया कुलीन। कुलीन क्या है? कुलीन जैसे हमने आगे जो लेक्चर में सामंत शब्द पढ़ा था ना, कुलीन का मतलब होता है थोड़ा सा रईस या पैसे वाले या थोड़ा सा ऊंचे घराने वाले। तो उस समय भी शिक्षा कहाँ पे मिलती थी? पहले शिक्षा ऐसा ना कि शिक्षा मिलती नहीं थी, शिक्षा मिलती थी। जो कुलीन होते थे, जो पैसे वाले होते थे, जो समाज के रसूखदार होते थे, जो मतलब ऊंचे कुल के होते थे, शिक्षा उन्हीं को मिलती थी। लेकिन कन्फ्यूशियस मानता था कि अगर आपको सार्वजनिक शिक्षा देंगे तो वह जनसाधारण के लिए भी आवश्यक है, उसके लिए पाठशाला खोलनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा पर कुलीन वर्ग के एकाधिकार को चुनौती दिया। लेकिन पहले प्राचीन काल में शिक्षा पर किसका अधिकार था? कुलीन वर्ग का अधिकार था। शिक्षा पर किसका अधिकार था? कुलीन वर्ग का अधिकार था। लेकिन उन्होंने इस अधिकार को चुनौती दिया। कन्फ्यूशियस ने अपनी शिक्षा में चारित्रिक और नैतिक विकास के लिए नीतिशास्त्र, भाषा, राजनीति तथा साहित्य पर विशेष बल दिया। देखिए इनके जो शब्द क्या थे? चारित्रिक मतलब आपको कैरेक्टर की शिक्षा, नैतिक विकास, और नीतिशास्त्र, भाषा मतलब लैंग्वेज, जैसे हम कभी कभी कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगे उन्होंने कहा कि राजनीति, आपका जो विषय ही है राजनीति, तथा साहित्य पर विशेष बल दिया। यानी संगीत भी सुनना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था में गायब होती दिख रही है। कन्फ्यूशियस का रन का सिद्धांत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। कन्फ्यूशियस की पूरी विचारधारा 4 तत्वों से मिलकर बनी है। कन्फ्यूशियस की जो पूरी विचारधारा है 4 तत्वों से बनकर बनी है। रन का मतलब क्या होता है? मानव सेवा। ठीक, रन का मतलब क्या हो गया? मानव सेवा। रन का मतलब आपके मानव सेवा हो गया। ठीक, आगे है ई मतलब क्या होता है? न्याय। ताओ मतलब नैतिकता, और तेहर मतलब सदाचार। रन का मतलब मानव सेवा, ई का मतलब न्याय, ताओ का मतलब नैतिकता, और तेहर का मतलब सदाचार। आगे देखते हैं। इनमें से रन तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका आशय मानव प्रेम अर्थात मानव कल्याण, वह सेवा ही सर्वोपरि है। देखिए आजकल जो है सेवा क्या है? सर्वोपरि होती है। ठीक, आज नहीं, प्राचीन काल में भी सेवा क्या थी? सर्वोपरि थी। रन के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने के लिए 2 आधारभूत तत्व हैं। पहला है चुड और दूसरा है स्यायो। चुड का अर्थ जो कार्य तुम औरों से करवाना चाहते हो उसे पहले स्वयं करो। यानी यहाँ पे आप किससे, भारतीय विचार को हम देखें तो किससे मिल रहे हैं? गांधी जी से मिल रहे हैं। गांधी जी भी कहते थे ना कि यदि आप किसी को कोई कार्य करने के लिए कहते हो तो वो कार्य क्या करो? स्वयं पहले करो। तो वह भी कहते हैं कि जो कार्य तुम दूसरों से करवाना चाहते हो उसको पहले स्वयं करो। और सायो कार्य का तात्पर्य है कि जो कार्य तुम स्वयं नहीं करना चाहते हो उसे दूसरों को करने के लिए मत कहो। कुछ लोग होते हैं ना आज के वर्तमान परिवेश में जो खुद नहीं कर पाते, दूसरे कहते हैं थोड़ा कभी कह दे तू ही। तो उस तरीके के विचार को उन्होंने कहा कि चुड और शायो जो है बिल्कुल मतलब आज व्यवहारिक दृष्टि में समय में भी पाया जा रहा है, आज भी पाया जाता है। चुट का मतलब यही है कि आप जो कार्य दूसरों को नहीं करना कह रहे हैं करने के लिए उसको पहले आप स्वयं कीजिए। ठीक, यानी जो काम आप दूसरों से कह रहे हैं करने के लिए उसको पहले आप स्वयं कीजिए। दूसरा कार्य, जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं उसको दूसरों को कहने के लिए मत कहिए। ठीक है, आगे उनका ये है स्वर्णिम मार्ग मतलब मध्यम मार्ग का सिद्धांत। अरस्तु से पूर्व कन्फ्यूशियस ने स्वर्णिम मार्ग यानी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब अरस्तु से पहले कन्फ्यूशियस ने क्या किया था? स्वर्णिम यानी मध्य मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्वर्णिम मार्ग पुस्तक कन्फ्यूशियस के पौत्र, इनके पौत्र का क्या नाम था? तेजसे। इनके पुत्र का नाम जो था क्या था? तेजसे द्वारा लिखित है। या मुख्यतः क्या है? नैतिक दर्शन का की पुस्तक है। यानी जो तेजसे के द्वारा लिखित स्वर्णिम मार्ग है उसमें क्या है? नैतिक दर्शन की यह पुस्तक है। नैतिक दृष्टि से कन्फ्यूशियस मध्यम मार्ग का समर्थक था। यानी नैतिक दृष्टि से कन्फ्यूशियस क्या था? मध्यम मार्ग का समर्थक था। उसके अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन ही स्वर्णिम मार्ग है। यानी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपके जो कर्तव्य हैं उसका आप क्या कीजिए? निर्वहन कीजिए। जीवन के जो विभिन्न आपके क्षेत्र हैं उसमें अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन कीजिए। किसी दूसरे कर्तव्य का निर्वहन मत कीजिए, सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। यही स्वर्णिम मार्ग है। यानी इनके कहने का मतलब है कि जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं, देखिए जीवन के कई पक्ष होते हैं, कई स्तर होते हैं, कई चरण होते हैं। तो सारे चरणों में क्या कीजिए? आप सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। यही क्या है? यही मध्यम मार्ग है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाया जाना चाहिए। नैतिक जीवन सामंजस्य और संतुलन पर आधारित होता है। ठीक है, यहीं पे आज कन्फ्यूशियस में इतना ही था। इसको आज कंप्लीट करते हैं। इसमें जो भी त्रुटि होगी, आपके जो सुझाव सादर आमंत्रित हैं। थोड़ा सा वाक अशुद्धि हुई होगी, इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।